हेलो डियर लर्नर्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दिस इज़ लेक्चर फर्स्ट ऑन आवर बार्क इंटरव्यू गाइडेंस सीरीज। तो इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको बार्क इंटरव्यू को कैसे अप्रोच करना है। बट बिफोर दैट, गेट 2024 का रिजल्ट है। सो मेनी कैंडिडेट्स फ्रॉम अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म हैव सिक्योर्ड AIR1। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं वो टॉप 3 में आए हैं, मतलब रिस्पेक्टिव ब्रांच में 1, 2, 3 जो रैंक है उसमें। और टॉप 10 में तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में टॉप 10 में आए, राइट। और अगर आप टॉप 100 में बात करेंगे, देयर आर मेनी एस्पिरेंट्स जो टॉप 100 में हैं। तो जो प्लस लर्नर्स हैं और जिन्होंने टॉप 10 में रैंक लाए हैं, टॉप 100 में बहुत सारे हैं। एंड अगेन आप बात करते हो टॉप 200 का, तो इट इज ठीक है। अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप फ्लैट 50% ऑफ का जो है बेनिफिट ले सकते हैं। अभी आप 20,000 रुपीज़ में अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इन केस अगर आपको कोड चाहिए, यू कैन यूज कोड JSG लाइव। अनअकैडमी रैंकर रिकॉग्निशन प्रोग्राम लेके आ रहा है, आप इसका हिस्सा बन सकते हो। आप इस QR कोड को स्कैन करके आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आप उसको भर के अनअकैडमी ये जो नेशनल लेवल का मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहा है, आप उसका हिस्सा बन सकते हो अगर आपने गेट में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है तो। ओके, 23 ऑफ मार्च से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो और अनअकैडमी प्लस का हिस्सा बन सकते हो, जहां पे आपको एक एक्सपीरियंस जो टीम है वो गाइड करेगी गेट एंड ESC प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको फाइनेंशियल इशू है, यू कैन गो फॉर EMI ऑप्शन। आप इतने अमाउंट में अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके सब्सक्रिप्शन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 1-to-1 लाइव मेंटरशिप चाहते हैं, या जो चाहते हैं कि उनका पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग हो, या उनको डिजिटल नोट्स पसंद नहीं है, उन्हें नोट्स का हार्ड कॉपी चाहिए। दे शुड गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। सो अनअकैडमी 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन देता है, प्लस एंड आइकॉनिक। तो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस वाली सारी चीजें मिलेंगी, प्लस ये चीजें एडिशनल मिलेंगी, जिसमें नोट्स का हार्ड कॉपी एज वेल एज 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, जो कि की फीचर है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का। तो अगर आपको ये फीचर्स अवेल करना है, गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। हेलो डियर लर्नर्स, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि बार्क का रिटर्न एग्जाम हो चुका है, सो बार्क जो है वो इंटरव्यू से भी गेट से भी इंटरव्यू के लिए कॉल करता है, रिटर्न एग्जाम से भी कॉल करेगा। बट बार्क के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको थोड़ा वक्त चाहिए होता है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रिपरेशन चाहिए होता है। इसलिए मैं आज से पहली वीडियो से आप स्टार्ट कर रहा हूँ उन एस्पिरेंट के लिए जो बार्क के इंटरव्यू के लिए अभी से प्रिपेयर करना चाहते हैं। वो एस्पिरेंट हो सकते हैं जो जिनको अभी इस बार इंटरव्यू कॉल आएगा गेट के थ्रू या रिटर्न एग्जाम के थ्रू, जो ऐसा सोच रहे हैं पेपर के बाद, या जो फ्यूचर एस्पिरेंट हैं जो आगे 24 या 25 में जाएंगे, अभी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है या फाइनल ईयर में है और फ्यूचर में बार्क इंटरव्यू में अपीयर होने की सोच रहे हैं। तो वो भी इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू मतलब खुद को बार्क इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं पॉइंट्स बता देता हूं किन पॉइंट्स पे मैं बात करने वाला हूं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ये वीडियो मतलब भर का इसका लेंथ होगा। सो 35 मिनट 40 मिनट्स अराउंड हम लोग डिटेल में बात करेंगे पूरा इंटरव्यू के। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बात करने वाला हूँ। एक इंटरव्यू पैनल कैसा होगा, लैंग्वेज कैसा रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट पिक करना है, कौन सा नहीं करना है, स्टडी मटीरियल क्या रहेगा, बार्क के बारे में आपको कौन सा जनरल इन्फॉर्मेशन देखना है, HR राउंड कैसा होगा आपका, आपको कैसे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, आपका इंटरव्यू के दौरान बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपका गेट रैंक आपके सिलेक्शन पे क्या इंपैक्ट डालेगा, बीटेक प्रोजेक्ट का क्या रिक्वायरमेंट है, फ्रेशर या रिपीटर का
क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आईआईटीएन और नॉन आईआईटीएन को बार्क इंटरव्यू में कैसे मतलब प्रेफरेंस दिया जाता है, बार्क इंटरव्यू और पीएसयू के इंटरव्यूज में क्यों फ़र्क है, क्योंकि आपने बहुत सारे पीएसयू के इंटरव्यू दिए होंगे। अगर आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश कर रखा है तो उसका आपके बार्क इंटरव्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। हायर स्टडीज़ में बार्क में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, हाउ टू बिकम परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द बार्क, मतलब बार्क का एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, है ना। और बहुत बार बार्क वाले पूछते हैं कि भाई आपको जैसे आपका गेट रैंक बहुत अच्छा है तो आपको बहुत सारे पीएसयू मिल सकते थे, आप बार्क क्यों आना चाहते हैं, ठीक है ना। आपको बहुत सारी आईआईटीज़ में एमटेक मिल सकता था, आप बार्क क्यों आना चाहते हैं। इंटरव्यू के लिए आपको थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल कैसे प्रिपेयर करने हैं। अगर आप बार्क के साथ साथ डीआरडीओ और इसरो के इंटरव्यू में भी अपीयर होना चाहते हैं तो बेसिक डिफरेंस क्या है। ग्रुप डिस्कशन कैसे इंप्रूव करेगा आपका सिलेक्शन को। ओसीएस और डीजीएफएस में क्या डिफरेंस है, या वो भी बोलेंगे जैसे आपने प्रेफरेंस दिया होगा ना ओसीएस डीजीएफएस, वो बोलेंगे ओसीएस ही क्यों दिया, डीजीएफएस क्यों नहीं दिया है, वाइस वर्सा, राइट। रेडिएशन प्रॉब्लम है बार्क में, ठीक है ना, सुसाइड है, और साइंटिस्ट वर्सेस इंजीनियर में क्या फ़र्क है, कैसे आपको क्वेश्चन आंसर करना है इंटरव्यू के दौरान। तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। जस्ट एन इंट्रोडक्टरी ये चीज़ है जो आपको इंटरव्यू के लिए हर कैंडिडेट को आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इंटरव्यू पैनल की बात करते हैं, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 मैं चलने वाला हूँ और डिटेल में आपको एक एक पॉइंट जो है वो समझाने वाला हूँ कि कैसे रहने वाला है आपका इंटरव्यू। तो अगर आप इंटरव्यू पैनल की बात करो तो इंटरव्यू पैनल में 4 to 5 मेंबर्स होते हैं बार्क में, ठीक है ना। ये संख्या इसरो में ज़्यादा भी होती है, ठीक है ना। यूजली 4 to 5 मेंबर्स होते हैं, आप अप्रॉक्सीमेटली 5 मेंबर्स बोल सकते हो, ठीक है ना। और ये संख्या इसरो में 10 से 12 तक भी जाती है, ठीक है ना। तो इसरो में संख्या ज़्यादा होती है, बार्क में 4 to 5 मेंबर्स का एक सिनेरियो चलता है, ठीक है ना। कैसे होगा, मान लो एक सिंपल आप समझ लो 12 बाई 12 का रूम है जिसमें एक डेस्क लगा होगा, उसके पीछे 4 चेयर होंगी, एक साइड में वो लोग बैठे होंगे, ठीक है ना, चारों लोग आपकी बैंड बजाने के लिए, और आप गेट पे खड़े होंगे, ठीक है ना। मे आई कम इन पूछेंगे, जाएंगे वहाँ उनके पास जाके खड़े हो जाएंगे और वो लोग आपसे पूछेंगे बैठ जाइए तो आप बैठ जाना है, ठीक है ना, सिंपल। तो बार्क का जो इंटरव्यू पैनल होता है, आई होप उसके बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। 5 मेंबर हैं, कूल होता है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा वो लोग प्रेशराइज करने की कोशिश करते नहीं है क्योंकि वो तो बैंड बजा लेते हैं टेक्निकल में ही, तो इन सब चीज़ों का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो आपको सिंपली क्या करना है, जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो आप इंटरव्यू गेट पे पूछ सकते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, वो लोग बोलेंगे हाँ आ जाओ। फिर आप नॉर्मल जो भी प्रोसेस होता है चेयर के बगल में आके खड़े होकर ग्रीट करिए, वो लोग आपसे बोलेंगे बैठ जाइए तो आप बैठ जाना, ठीक है ना। और आप जो भी अपना डॉक्यूमेंट वगैरह लेके गए होंगे उसको आपको टेबल पे रख देना है, ठीक है ना। उनको जरूरत होगा तो देखेंगे, नहीं जरूरत होगा तो नहीं देखेंगे, ठीक है ना। सो दैट इज अबाउट इंटरव्यू पैनल। नेक्स्ट, लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश। देखो बार्क इंटरव्यू में लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आप देखोगे इंटरव्यू पैनल में साउथ इंडियन मेंबर्स होते हैं, कोई तमिलनाडु से है या कोस्टल आंध्रा से है। तो इंडिया में कुछ एक एरिया है जहाँ के लोगों की हिंदी बहुत पुअर होती है, जैसे आंध्रा में ही कोई तेलंगाना से है तो हिंदी समझता है, कोई कोस्टल आंध्रा से है उतनी अच्छी हिंदी उसकी नहीं होती है, कोई तमिलनाडु से है उसका भी यूजली उतना अच्छा हिंदी नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसे करके बाकी मोस्ट ऑफ द स्टेट से अगर बंदा है जैसे यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, ठीक है ना, ये सब एरिया से है, या इधर हिमाचल है ना, हरियाणा, ये सब एरिया नॉर्थ वाली बेल्ट से है, या मिड इंडिया, सेंट्रल इंडिया से, मध्य प्रदेश से भी है, कर्नाटक से है, वो लोग हिंदी समझते हैं, उसमें ज़्यादा इशू नहीं आता है। मोस्टली इशू आता है कोस्टल आंध्रा से है अगर कोई साइंटिस्ट, या तमिल से है, या आपका केरल से, केरल वाले भी थोड़ा बहुत समझते हैं, ठीक है ना, बट उनको हाँ कोर हिंदी में दिक्कत आता है। तो कहने का मुद्दे की बात यह है कि अगर आपका पैनल में आपको सारे नॉर्थ इंडियन लग रहे हैं, आप बिंदास होकर हिंदी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो आपको थोड़ा सा आंसर जो है वो मिक्स देना पड़ेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है ना, हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में मतलब थोड़ा आपको इंग्लिश में भी रिपीट करना पड़ेगा अगर साउथ इंडियन प्रोफेसर आपके उसमें क्या नाम है इंटरव्यू पैनल में है। लेकिन होता क्या है ना, इंटरव्यू बहुत स्लो प्रोसेस में चलता है बार्क का, ठीक है। आपसे डेरिवेशन पूछे जाएंगे, आपसे बहुत सारा एक्सप्लेनेशन पूछे जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता आपको बहुत फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जब आप डेरिवेशन स्लोली एक्सप्लेन करते हो ना उसमें उतना इंग्लिश सबको आता ही है, मतलब आफ्टर ऑल बीटेक तो आपने इंग्लिश में ही कर रखा है, ठीक है। बट एज सच इंग्लिश से इंप्रेस होकर आपका सिलेक्शन होने वाला है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, कि इंग्लिश आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलोगे तो इंप्रेस होकर वो आपका सिलेक्शन कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आपका इतना इंग्लिश होना चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर सको, इनकेस
देयर इज अ साउथ इंडियन प्रोफेसर इन द पैनल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या आता है भाई, कौन से सब्जेक्ट पिक किए जाए और कौन से सब्जेक्ट ना पिक किए जाए, थोड़ा मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। जैसा कि रिटन एग्जाम हुआ ना, तो रिटन जितने लोगों ने दिया होगा वो उन लोगों ने देखा होगा, उन लोगों ने कॉमन एक चीज़ जो मुझे बताई है कि सर सॉम, एफएम, टीडी, एचटी इनका सबसे ज़्यादा वेटेज था, ठीक है। वो इसलिए कि बार्क में इन्हीं सारी चीज़ों का जो है वो सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, देखो आपका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, जो सब्जेक्ट होना चाहिए दैट मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल प्लस जो आपका डिज़ाइन पार्ट है, डिज़ाइन पार्ट, ठीक है ना, थर्मल सेक्शन डिज़ाइन पार्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि पूरा थर्मल का बता दिया, मतलब जैसे वो यूजुअली आपसे पूछेंगे व्हाट आर योर 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सर मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स है और एक फेवरेट सब्जेक्ट हीट ट्रांसफर है, एक फेवरेट सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स है। अब आप लिखते चले जाओ कि भाई आरएसी भी है, पावर प्लांट भी है, ठीक है ना, वो नहीं करना है। डिज़ाइन में क्या है, आप लिख सकते हो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ईएम है, सॉम है, ठीक है, टॉम है एंड सो ऑन, ठीक है ना। सो ऑलवेज पिक सब्जेक्ट, जैसे 5 सब्जेक्ट बनाना है, ऑलवेज पिक कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल एंड डिजाइन पार्ट, मतलब हमेशा आपको कॉम्बिनेशन के लिए जाना है कि जैसे 2-3 सब्जेक्ट इसके ले लिए, 1-2 इसके ले लिए, ठीक है ना, या 2-3 इसके ले लिए, 1-2 इसके ले लिए, ठीक है ना। बार्क में सबसे जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, टीडी, एचटी, एफएम, सोम। देखो बार्क में सबसे ज्यादा काम एफएम, सोम, एचएमटी इनका होता है, ठीक है ना, टीडी उसी से एसोसिएटेड है। अब एक सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हो, आप एक सब्जेक्ट के तौर पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ले सकते हो, मशीन डिज़ाइन ले सकते हो, मैथमेटिक्स भी ले सकते हो, ठीक है ना, मटेरियल साइंस भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, ठीक है ना, जो आपकी इच्छा करे, ठीक है। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। क्यों बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है, इसी पे मैं बात करने वाला हूँ। देखो क्या नहीं करना है ये जान लो, तो ये अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। हमेशा आपको ऑलवेज अवॉइड एप्लीकेशन सब्जेक्ट्स, अप्लाइड सब्जेक्ट क्या है, हमेशा आप अप्लाइड सब्जेक्ट्स को पिक करो, अवॉइड करो। जैसे अप्लाइड सब्जेक्ट आरएसी, ठीक है, आईसी, पावर प्लांट, ठीक है, ऐसे करके जो अप्लाइड है। क्यों, जैसे आपने आईसी बोला, कुछ एक इंजन के बारे में पूछ लेंगे, प्रैक्टिकल पूछ लेंगे, आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आप जो आईसी पढ़ते हो बहुत बेसिक लेवल का पढ़ते हो, और रियल लाइफ में आपने आरएसी बोला, कोई लगा होगा क्या नाम है, कोई एसी बोल देंगे इसका डिजाइन बताओ, ठीक है ना। अप्लाइड सब्जेक्ट्स में आप हमेशा फंस जाओगे। जैसे पावर प्लांट है तो वहां न्यूक्लियर पावर प्लांट पे बहुत डिटेल में काम होता है। कोई ऐसा बंदा हुआ जो प्लांट डिजाइन वाले पार्ट से हुआ, ठीक है ना, वो आपको फंसा लेगा प्लांट डिजाइन में। और आपको, जैसे हम तो बुकिश पढ़ते हैं, वो लोग प्रैक्टिकल करते हैं, फिर आप अटक जाओगे। इसीलिए हमेशा आपको अप्लाइड सब्जेक्ट से थोड़ा बचना है खुद को, ठीक है ना। सेम चीज प्रोडक्शन के साथ होती है। अगर आप प्रोडक्शन पिक करते हो, आपसे लेथ, टर्निंग, मिलिंग के बारे में पूछने लगेंगे, आपने देखा नहीं होगा तो फंस जाओगे, क्योंकि आप तो पढ़ते हो बेसिक, ठीक है। अब मुझे बताओ, थर्मल में और डिजाइन में अगर आप अप्लाइड छोड़ देते हो तो यही कॉम्बिनेशन आपके पास बचता है, और कोई आपके पास ज्यादा ऑप्शन बचते नहीं है, ठीक है। तो आपको इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है, आपको पहले जानना है। तो क्या नहीं करना है, सारे थर्मल के सब्जेक्ट नहीं पिक करना है, एक ये पॉइंट है। दूसरा, अप्लाइड सब्जेक्ट नहीं पिक करना है, ये 2 काम नहीं करना है, ठीक है ना। अप्लाइड सब्जेक्ट से बचना है, सारे थर्मल या सारे डिजाइन का सब्जेक्ट नहीं लेना। तो कॉम्बिनेशन लो। बचा क्या, कौन सा सब्जेक्ट पिक करेंगे, टीडी, एचटी, एफएम, सॉम, मैकेनिक्स, एमडी ले लो या टॉम ले लो, जो भी ले लो, उन सब्जेक्ट्स के पास जाओ तो ज़्यादा बेटर है हमेशा। अच्छा, आप फंडामेंटल सब्जेक्ट पे जाओ। तो जब आप फंडामेंटल सब्जेक्ट की बात करते हो ना, फंडामेंटल, उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। उसमें आपसे क्वेश्चन बना के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉम है तो बीम पूछ लेंगे, बीम डिज़ाइन पूछेंगे, चेयर पे है तो चेयर का डिज़ाइन पूछ लिया, कुछ भी वो अपने हिसाब से डिज़ाइन करके क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि फंडामेंटल होगा। वहाँ पे आप दिमाग अप्लाई कर सकते हो। अब स्टीम जनरेटर है, आपने कहीं कुछ नहीं देखा है उसका डिज़ाइन, तो जब तक नहीं देखा होगा तब तक आप उस पर क्या ही दिमाग लगाओगे। तो फंडामेंटल में जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा आप दिमाग लगा सकते हो, बट जब अप्लाइड में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप वहां पे एकदम ब्लैंक हो जाते हो, ठीक है। तो इस चीज से बचना है, ठीक। तो आई होप कि पहला 4 पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। इंटरव्यू पैनल कैसा है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, कौन सा कॉम्बिनेशन पिक करना है, कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं पिक करना है। और एक चीज ध्यान रहे, जो मैं
आगे आपकी हेल्प करने वाला हूँ ना, वो इन्हीं सब्जेक्ट्स में आपकी हेल्प करने वाला हूँ। तो देखो ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप इससे एग्री कर सकते हो, नहीं एग्री कर सकते हो, तो आप अपना भी थोड़ा बहुत दिमाग यूज कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपके पास है तो। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, स्टडी मटेरियल क्या है, क्या कोचिंग का नोट्स काम चलेगा या आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा। इंटरव्यू के लिए मैं आपको रेफर करूंगा कि आप जो है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रेफर करें, आपके कोचिंग नोट्स आपकी हेल्प करने वाले नहीं हैं। तो आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का पीडीएफ आपका बहुत सारा अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको खरीदने का जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ बुक्स बता देता हूँ, यूजली मैं बताता भी रहता हूँ ऑलरेडी, तो आपको हो सकता है पता भी हो, ठीक है ना। देखो टीडी में आप एक सेंजल ले लो, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट, उतने में इंटरव्यू में सारा खेल हो जाता है। पीके नाक का आपको जरूरत नहीं पड़ता इंटरव्यू के लिए। हीट ट्रांसफर का आप या तो सेंजल ले लो, ठीक है ना, या इनकॉर्पोरा, डेविड इनकॉर्पोरा एक बुक आता है वो ले लो, ठीक है। आपको हर एक चीज नहीं पढ़ना, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पार्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। टीडीएसटी हो गया, सॉम का एक आरसी हिबलर आप ले सकते हो, पीडीएफ इसका आपको अवेलेबल मिल जाएगा, और एक गेरे एंड गुडनो का किताब आता है, इट्स वेरी गुड बुक, थ्योरी पॉइंट आउट से बहुत अच्छा किताब है, ठीक है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स अगेन आप सेंजल ले सकते हो, ठीक है ना, फ्रैंकम वाइट ले सकते हो, फॉक्स ले सकते हो, लेकिन ये दोनों लेने की जरूरत नहीं है, एक सेंजल ले लो, एक कोई दूसरा ले लो, आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है आपके पास कि आप एक एक बुक उतना पढ़ पाओ। तो मैं आपको बताऊंगा कि बुक रीडिंग कैसे करना है, ठीक है ना। सॉम हो गया। ईएम के लिए आप जा सकते हो, आरसी हिबलर से ले सकते हो, अच्छा किताब है, काम चल जाएगा आपका। नहीं तो आप बियर एंड जॉनसन भी ले सकते हो, ठीक है ना। ठीक इसी तरह अगर आप मटेरियल साइंस लेना चाहते हो तो मटेरियल साइंस के लिए आप कैलिस्टर ले लो, कैलिस्टर इज योर मोर देन सफिशिएंट फॉर मटेरियल साइंस। मशीन डिजाइन आप लेना चाहते हो, एमडी, ठीक है ना, तो आप सीगले ले लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। के लिए आप शीगले ले लो, ठीक है ना। तो इतने में आपका काम हो जाएगा। आप ये सारा जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। आपको कॉपी लेने का जरूरत, मतलब हार्ड कॉपी लेने का जरूरत नहीं है, बाकी आपका जो है पर्सनल चॉइस है। अब आपको देखो, किसी भी आप कंपनी के बारे में जाते हो तो आपको उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, क्या करता है क्या नहीं करता है। जैसे कभी पूछ लो बार क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, जब आपको बार की वर्किंग के बारे में पता होगा तभी तो आप आंसर कर सकते हो ना। तो देखो मैं आगे भी और वीडियो बनाऊंगा, आप इसी चैनल पे देखना, मैंने कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई थी। एक, इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम क्या है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हर किसी से पूछा जाता है। इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, पहला चीज, ठीक है ना। न्यूक्लियर वेस्ट क्या है, इंडिया में कैसे कैसे रिएक्टर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। ये मैंने सारे वीडियो में बना चुका हूँ, 3-4 वीडियो, मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। इन सारी वीडियोस का जो लिंक है मैं कमेंट में शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख के इन वीडियो को देख के नोट्स बना लेना। मैंने पहले भी बोला था कि इन वीडियो को देख के नोट्स बना लेना, आपका इंटरव्यू में हेल्प करेगा। तो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन बार के बारे में इकट्ठा करना है, ठीक है ना। बार कैसे काम करता है, ठीक है ना, बार में मतलब क्या क्या डिपार्टमेंट है, कैसे कैसे काम होता है, इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी में क्या अचीवमेंट्स हैं, इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसा है, इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो वर्ल्ड में बाकी लोगों से कैसे अलग है, ठीक है ना। न्यूक्लियर वेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है, वो क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेसिकली कैसे होते हैं, ऐसा जनरल चीज़ें मैंने 3-4 वीडियो बनाई थी, मैं 3-4 वीडियो और बना के ये आपको बता दूंगा, लेकिन वो 3-4 वीडियो आप जरूर देख लेना, ठीक है ना। एचआर मतलब एचआर क्वेश्चंस होते हैं ना, आप बार क्यों ज्वाइन करना, कम वेटेज होता है। जनरल इन्फॉर्मेशन का भी बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं, आपको एटलीस्ट बेसिक आइडिया आना चाहिए। एचआर का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, ठीक है ना। तो एचआर में आप बेसिक क्वेश्चन, बाकी सब कुछ प्रिपेयर कर लो, एचआर ना भी प्रिपेयर करो तो आप चलेगा, बार के लिए कुछ ज़्यादा एचआर का वेटेज होता नहीं है। अब क्वेश्चंस आता है, मैं ये 12 नंबर पहले आंसर करने की कोशिश करता हूँ, 11-12, ठीक है ना। 10-11-12 लेते हैं, फिर अपने आप उधर आ जाएगा ऊपर, ठीक है। गेट रैंक और बार का फाइनल सिलेक्शन। देखो ज़्यादातर ऐसा देखा गया ना, लोगों को जैसे बहुत लोग रैंक निकाल लेते हैं, मान लो उनका रैंक अंडर 10 अंडर 20 है, अब उनको लगता है उनका सिलेक्शन तो पक्का है, किसी और का हो ना हो लेकिन उनका सिलेक्शन पक्का है। भैया ऐसा बिल्कुल मिथ है। आप बार में सिलेक्शन देखो 50 to 70% लो गेट रैंक वालों का सिलेक्शन होता है, क्योंकि बार को ना रट्टू तोते नहीं चाहिए भाई, रैंक कैसे भी आता है, 4 फॉर्मूले याद करो, उस दिन आपने अच्छा क्लिक किया, आपका काम चल जाएगा। बार को क्या चाहिए, ऐसे लोग
जिनका जो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो। ऐसा हो सकता है कि लोगों का रैंक कम हो लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो, ठीक है ना। तो कभी भी अगर आप गेट रैंक आपका बहुत अच्छा है तो ये मत समझ लेना सिलेक्शन पक्का होगा, और गेट रैंक बहुत बुरा है तो ये मत समझ लेना कि आप रिजेक्ट ही होगे। पिछली बार मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट आए थे जिनका गेट में 2500 रैंक था और अभी वो बार्क में जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो गेट रैंक का आपके फाइनल सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। उस दिन जो इंटरव्यू होगा वही आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करेगा, ये आप चीज ध्यान रखें, ठीक है ना। फ्रेशर वर्सेस रिपीटर्स, बिल्कुल एक बात ये सही है कि बार वाले फ्रेशर्स को थोड़ा प्रेफर करते हैं, लेकिन 1 साल 2 साल गैप आज के टाइम पे बिल्कुल नॉर्मल है, उससे आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो अगर देखो सिलेक्शन रेशियो आप देखोगे 30-40% फ्रेशर होते हैं, बाकी 50% तो रिपीटर ही होते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो क्योंकि उतना फ्रेशर कैंडिडेट सब मिल पाए ये भी थोड़ा सा एक इशू रहता है रिटर्न वगैरह क्वालिफाई होने के बाद, ठीक है ना। तो यस फ्रेशर को थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलता है, लेकिन ऐसा प्रेफरेंस नहीं मिलता कि रिपीटर बिल्कुल बाहर हो जाएगा। जो भी अच्छा स्टूडेंट होगा वो सेलेक्ट होगा, ठीक है ना। बीटेक प्रोजेक्ट की आपकी तब वैल्यू होगी जब आपने रिसर्च पेपर उससे पब्लिश किया, अदरवाइज बीटेक प्रोजेक्ट का बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होता। तो आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है। अगर आपने प्रोजेक्ट ढंग से कर रखा है आप बीटेक प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, और अगर नहीं ढंग से कर रखा है सिंपली डिनाई कर दो सर मैंने नहीं किया है, बहुत अच्छे से मैं प्रोजेक्ट में कंफर्टेबल नहीं हूं। तो वो आपसे सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे। मान लो आपने बीटेक प्रोजेक्ट कुछ जैसे हम पीएसयू में करते हैं कुछ फर्जी प्रिपरेशन करके और इंटरव्यू में चले जाते हैं, अगर वैसा जाओगे यहाँ फंसा लेंगे ये, और यहाँ फंसाएंगे आपका टाइम वेस्ट भी हो जाएगा। मान लो आधा घंटा आपसे प्रोजेक्ट पे ही पूछ लिया और प्रोजेक्ट में आप कुछ नहीं बता पाए तो आपका टाइम भी वेस्ट हो गया और लंका लग जाएगी आपकी। तो बेटर है सिंपली मना कर दो कि मैंने नहीं किया है, या आप कुछ बहाना मिला लो कि इस समय मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, इस समय मुझे ये रिकॉल नहीं हो रहा है। तो ऐसा करो कि आप सब्जेक्ट से ही पूछ लो, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा ऑनेस्टी को वो लोग प्रेफर करते हैं। आप बोलोगे ईमानदारी से कि सर अभी नहीं हो रहा है तो वो सब्जेक्ट से पूछ लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं क्रिएट होता है। बट आप थोड़ा सा उनको ये बुरा लगता है कि लोग उन्हें चराने की कोशिश करते हैं, जैसे झूठ वूठ बोल के मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें बहुत बुरा लगता है ये। तो उस चीज़ से थोड़ा सा बचना है, ठीक है। तो बीटेक प्रोजेक्ट फाइनली अगर आपने अच्छे से किया है उसको प्रिपेयर करके बताओ, अगर नहीं तो सिंपली डिनाई कर दो। आपका इंटरव्यू में बिहेवियर कैसा होना चाहिए? देखो इंटरव्यू बिल्कुल आपका कूल चलना है। आपको कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो या तो आपको आता होगा और या नहीं आता होगा। तो अगर आता है तो बहुत पीसफुली पहले सोचो, अपने दिमाग में 30 सेकंड 1 मिनट का टाइम लेके अपने दिमाग में क्वेश्चन को सोचो, उसके बाद आराम से आंसर देना चालू करो बहुत शांति से, ठीक है ना। अगर आता है, नहीं आता है एक बार सिंसियरली अपने दिमाग में सोचो, तुरंत डिनाई मत करो और कोशिश करो। आप सिंपली बोल सकते हो कि सर ये क्वेश्चन में मैं श्योर नहीं हूं बट आई कैन ट्राई। आप अपना दिमाग लगा के ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बार के इंटरव्यू में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे जहां आप कंफर्टेबल नहीं होगे, ठीक है ना। क्योंकि वो क्वेश्चन आपको इस लेवल पे ले जाएंगे जहां आपको पता नहीं होगा और आपको क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा। तो स्ट्रेट नो नहीं बोलना है, 30 सेकंड का पॉज लो, दिमाग में सोचो। अगर आप क्वेश्चन को सोच सकते हो तो आप आंसर करने की कोशिश करो और बिल्कुल डिनाई मत करो। एक समय के बाद ट्राई करते हुए थोड़ा बहुत ट्राई करने के बाद अगर आपको ये एहसास होता है कि आप इस एरिया में कंफर्टेबल नहीं हो तब आप डिनाई करो, ठीक है। कूद के जल्दी आंसर नहीं बताना। ये नहीं है कि इंटरव्यू लेने वाला क्वेश्चन नहीं कंप्लीट कर पाया और आप एक्साइटमेंट में आंसर बता दो, और ऐसा भी नहीं करना है कि नहीं आता है तो तुरंत डिनाई कर दो। अब थोड़ा सोचो, थोड़ा उनको लगना चाहिए कि लड़का जुझारू है, ठीक है ना, कोशिश कर रहा है। वो ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो मतलब ऐसे होते हैं कि तुरंत गिव अप कर रहे हैं। क्योंकि रिसर्च में आपको हर चीज़ ऐसी आएगी जहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं होगे और फिर आपको क्या नाम है वहाँ से चीज़ों को सोचना पड़ेगा। क्योंकि रिसर्च का मतलब ही ये होता है कि आपको ऐसी चीज़ें करनी जो अभी तक नहीं हुई हैं, ठीक है ना। तो वो एटीट्यूड थोड़ा सा चाहिए। बाकी आपको बिल्कुल कूल रहना है इंटरव्यू में, बहुत ओवर एक्टिंग करने की कोशिश नहीं करना है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे करें, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आगे मैं बताऊंगा। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बेस्ट है हर बुक का सिलेक्टेड पोर्शन पहले पढ़ लो कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है ना। ऐसा रीडिंग करने में आपको 2 दिन लगेगा क्योंकि आपने पहले सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। उसके बाद क्या है, हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। कैसे क्वेश्चन बना सकते हो? कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, कुछ क्वेश्चन आप खुद में जनरेट करो, ठीक है, और दूसरे को बोलो कि वो उसको आंसर करे। जैसे 3 लोगों का आपने ग्रुप बना लिया, एक क्वेश्चन उसके सामने पोज करो और उसको बोलो कि मतलब किसी एक बंदे को पकड़ लो, उसको बोलो कि एक क्वेश्चन है, उसको आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो इससे आपका एक एक्सप्लेनेटरी पावर बढ़ता है। जब आप अपने आंसर को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ठीक है ना। तो आपको ये काम बहुत करना है, मतलब आपको बुक पढ़ने के साथ साथ सोचने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। जैसे सिस्टम सराउंडिंग आपने पढ़ा, फर्स्ट लॉ पढ़ा, तो एक क्वेश्चन बना लो पढ़ के फर्स्ट लॉ का, उसको दूसरे को बोलो कि वो एक्सप्लेन करके आंसर दे, फिर तीसरे को बोलो उसको आंसर करने की कोशिश करे। तो इससे क्या होगा,
आपका सब टॉपिक के बारे में एक व्यू पॉइंट डेवलप होगा जो कि हम डिस्कशन से निकालते हैं, वो इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो रैदर देन जस्ट रीडिंग करने के आप क्वेश्चन बनाओ और उनको आंसर करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। हर टॉपिक में मैं भी आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, उनका आंसर भी आपको सिखाने वाला हूँ कि आप उनको आंसर कैसे करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो। तो ये बेस्ट तरीका होता है कॉन्सेप्ट डेवलप करने का। आई होप कि ये 12 पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं। IITian वर्सेस नॉन IITian, बहुत लोगों के दिमाग में होता है अरे IIT वाले जाएंगे उनको प्रेफरेंस देंगे, कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है ना, वो बहुत क्लियर है कि उनको IITian नॉन IITian नहीं चाहिए। IITian आए तो अच्छा है, नहीं आए तो भी अच्छा है। ठीक है, उनको ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो रिसर्च में इंटरेस्टेड हों, जो डेडिकेटली काम कर सकें। तो अगर आप नॉन IITian हैं तो आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स और जो मतलब एक इन्फीरियरिटी वाली फीलिंग है वो नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट मेरे पूरे बैच में देयर वाज ओनली 1 और 2 IITian आउट ऑफ 25। नहीं, मैकेनिकल में तो कोई भी नहीं था। ठीक है ना, नो वन वॉज IITian, सारे नॉन IITian थे। ठीक है ना, एक मेटलर्जी में था शायद IITian IIT से। ठीक है ना, क्योंकि मेटलर्जी ब्रांच बहुत ज़्यादा होती भी नहीं है। तो इस वजह से आपको इन्फीरियरिटी नहीं आना चाहिए कि आप नॉन IITian। बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं नॉन IITian ही होता है। ठीक है, बार्क इंटरव्यू और PSU इंटरव्यू क्या होता है? PSU इंटरव्यू में आपका टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा चेक नहीं होता। तो अगर आप PSU इंटरव्यू क्रैक कर चुके तो आप बार्क क्रैक कर जाओगे ऐसा जरूरी नहीं। बार्क इंटरव्यू इज प्योरली टेक्निकल। ठीक है, PSU इंटरव्यू में आपका 80% वेटेज गेट स्कोर का होता है। यहाँ गेट स्कोर का कोई वेटेज नहीं होता। आप यू विल बी सिलेक्टेड ओनली बेस्ड ऑन इंटरव्यू। ठीक है ना, तो ये इंटरव्यू बार्क का जो इंटरव्यू है वो PSU से बिल्कुल अलग है। अगर आपने पहले से PSU का इंटरव्यू दे रखा है तो इसको बिल्कुल भी मर्ज ना करें कि ये बार्क इंटरव्यू में भी ऐसा आप वही चीज़ें अप्लाई करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। सो बार्क इंटरव्यू एंड PSU इंटरव्यू देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, ये प्योरली टेक्निकल है और यहाँ सिलेक्शन भी सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे ही होगा। और ये क्या है, PSU जो इंटरव्यू है इसमें 20% ही वेटेज होता है, कुछ ज़्यादा पूछते भी नहीं है, मैनेजमेंट टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, रिसर्च पेपर का क्या, अगर आपने बीटेक प्रोजेक्ट करके रिसर्च पेपर पब्लिश कर रखा है आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगा। ठीक है ना, इसका बहुत इंपैक्ट होता है और इसका सिलेक्शन के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट, हायर स्टडीज का क्या पॉसिबिलिटी है बार्क में? देखो ये समझो ये पॉजिटिव पॉइंट है बार्क का। और अब कहीं आपसे ये मान लो क्वेश्चन आता है कि आप बार्क ही क्यों प्रेफर करना चाहते हो, तो आप ये आंसर दे सकते हो। देखो आपकी ट्रेनिंग को ही एमटेक फर्स्ट ईयर कंसिडर कर लिया जाता है, फिर आपको एक प्रोजेक्ट करना होता है एंड यू विल गेट एमटेक डिग्री। तो जब आपसे पूछे व्हाई यू वांट टू ज्वाइन बार्क, तो कहना है कि मैंने अपने सीनियर से पता किया था, वहाँ मुझे बार्क के बारे में सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि मैं जॉब करते हुए अपनी हायर स्टडीज़ भी पूरी कर सकता हूँ, इसका अपॉर्चुनिटी बार्क देता है। तो मेरा एमटेक भी हो जाएगा और मैं साथ साथ में मेरे पास एक जॉब भी हो जाएगी जो कि रिसर्च ओरिएंटेड होगी। तो ये एक आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट है बार्क का। जो आपसे कभी ये पॉइंट रेस करो, अगर आपसे पूछो व्हाई यू वांट टू ज्वाइन बार्क, तो आपका क्या हो जाएगा, एक डिग्री भी हो गया और एक आपको जॉब श्योरिटी के साथ डिग्री हो गया। दैट इज द बेस्ट थिंग ना भाई। IITs में जाते वहाँ भी एमटेक करोगे, ठीक है, यहाँ आपको एमटेक डिग्री मिल गया, फिर IIT के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब आपकी सिक्योर नहीं है, यहाँ जॉब भी सिक्योर है, तो बेटर है ना, क्या दिक्कत है। ये लोग HBNI एक इनकी यूनिवर्सिटी है, होमी भाभा न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट, वहाँ से एमटेक देते हैं। ठीक है ना, अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पहले आंसर करता हूँ। वाई टू प्रेफर बार्क ओवर PSU। अब जैसे ये क्वेश्चन किनके सामने आएगा पता है, अगर आपकी रैंक 10 है 20 है, अब उनके दिमाग में क्या चलेगा, IOCL से भी इसको कॉल आएगा, ONGC से भी कॉल आएगा, वहाँ पैसा ज़्यादा है भाग जाएगा, ये क्वेश्चन उनसे पूछा जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या बनता है, आप ये बोलो कि सर जो PSU का जॉब है वो रूटीन वर्क है, वहाँ बहुत ज़्यादा कोर टेक्निकल काम नहीं है, मैनेजमेंट टाइप का वर्क है, मैं रिसर्च वर्क में या जहाँ पे टेक्निकल वर्क हो रहा है उसमें इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैं बार्क को ही प्रेफर करूँगा ओवर PSU। ये मत बोल देना कि बार्क सरकारी ही रहेगा इसलिए जाऊँगा, फिर ये उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है कि आप फर्जी जॉब करने के लिए आ रहे हो। आपको हमेशा क्या दिखाना है, मैं तो सर एमटेक करने में, रिसर्च करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, थोड़ा टेक्निकल काम मेरे लिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं PSU प्रेफर नहीं करूँगा, मैं यहीं रहूँगा और मनी का कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो मैटर नहीं करता। बार्क भी इतने पैसे देता है कि हम अपना ब्रेड एंड बटर मैनेज कर सकते हैं। आपको ऐसे आंसर करना है, ठीक है। अच्छा, वो ये बोलेंगे आपकी इतनी अच्छी रैंक है, आप जाते IIT से एमटेक कर लेते हैं, ठीक है, आप बार्क क्यों आना चाहते हैं, ये भी उनसे क्वेश्चन होगा जिनकी रैंक अच्छी है। तो भैया ये कहना कि देखो सर एमटेक डिग्री तो बार्क में भी मिल जाएगी और प्लस एक सिक्योर जॉब मिलेगी, ठीक है, रिसर्च ओरिएंटेड वर्क है, यही मुझे चाहिए, इसलिए मैं IIT से एमटेक करने क्यों जाऊँ, ठीक है ना। तो ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है
वाई टू चूज बार्क, ठीक है। अच्छा, कई बार ये पूछते हैं ओसीएस वर्सेस डीजीएफएस, बोलेंगे यार तुम डीजीएफएस क्यों नहीं पिक किए, ओसी अगर जैसे तुमने बोला सर हम एमटेक करने में बहुत इंटरेस्टेड है, तो वो बोलेंगे ऐसा करते ना तुम डीजीएफएस पिक कर लेते, आईआईटी से एमटेक भी हो जाता और उसके बाद बार्क वाली एश्योरिटी भी आ जाती। अब बताओ ओसीएस क्यों पिक किया, ठीक है। तो उसका आंसर ये है कि देखो, जब सर मैं आईआईटी में जाके एमटेक नहीं करना चाहता, जब मुझे एमटेक की डिग्री यही मेरे डिपार्टमेंट में ही मिल रही है, तो मैं जो काम करूंगा ओसीएस में जो आपको एमटेक मिलेगा वो आपका डिपार्टमेंटल वर्क से जुड़ा हुआ होगा, उसी को आगे कंटिन्यू करूंगा मैं अपने काम के लिए बार्क में। इसीलिए मैंने ऐसा सोचा कि ओसीएस मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि डीजीएफएस में मैं आईआईटी में कुछ काम करूंगा, वो प्रोजेक्ट वर्क यहाँ डिपार्टमेंट में मुझे मिलेगा या ये वो काम को मैं एक्सटेंड कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, दैट इज अ डिफरेंट इशू, है ना। यहाँ क्या है, आप एमटेक कर रहे हो, डिपार्टमेंटल वर्क आपका एक्सटेंड हो रहा है, आपको डिपार्टमेंटल एक्सपीरियंस 1 साल का ज़्यादा होगा व्हेन कंपेयर टू अ डीजीएफएस कैंडिडेट। आप ऐसे स्मार्टली इसको आंसर करना, ठीक है ना। अच्छा, ये मत बोल देना कि डीजीएफएस का बॉन्ड ज़्यादा है ओसीएस का कम है इसलिए मैंने ओसीएस के लिए चला गया, ऐसे आंसर्स मत देना वाहियात, ठीक है। बार्क वर्सेस डीआरडीओ वर्सेस इसरो, देखो इसरो सबसे पहले तो बार्क और डीआरडीओ और इसरो का देखो, इसमें बार्क का जो इंटरव्यू होता है ना उसका लेंथ सबसे ज़्यादा होता है, अमूमन 1.5 घंटे से ज़्यादा चलेगा। आप मान के चलो कि आपका इंटरव्यू 75-80 मिनट से लेके और कम से कम 100-110 मिनट तक चलेगा, ठीक है ना। तो लेंथ बार्क इंटरव्यू का सबसे ज़्यादा होता है, इसरो 20-25 मिनट में वाइंड अप कर देता है। बार्क में जनरल क्वेश्चन ऑलमोस्ट बहुत कम होते हैं, मान लो 2-3%, इसमें जनरल क्वेश्चन कम से कम 10% रहते हैं। इसरो के बारे में आपको जानना है ना। डीआरडीओ में थोड़ा मटेरियल साइंस, जो मटेरियल रिलेटेड वर्क है उस पर ज़्यादा ध्यान होता है कंपेयर टू बार्क के, ठीक है। बाकी जो इंटरव्यू प्रोसेस है ऑलमोस्ट इनका सिमिलर है। डीआरडीओ में भी ड्यूरेशन ठीक ठाक होता है बट नॉट इक्वल टू बार्क, यहाँ भी 45-50 मिनट से लेके 1 घंटे तक इंटरव्यू डीआरडीओ का चलता है। इन तीनों का जो प्रिपरेशन का स्टाइल है दैट इज सेम, ठीक है। बट आपको थोड़ा जैसे बार्क में जाओ तो बार्क के बारे में जान लो, डीआरडीओ में जाओ तो डीआरडीओ के बारे में जान लो, और इसरो में जाओ तो इसरो के बारे में पढ़ के चले जाओ, हो जाएगा आपका। ग्रुप डिस्कशन फॉर बार्क इंटरव्यू, ये ग्रुप डिस्कशन वो नहीं है कि जो इंटरव्यू में जाके आप ग्रुप डिस्कशन करोगे, मैं ये कह रहा हूं कि आप ग्रुप डिस्कशन करके क्वेश्चन बना के उनका आंसर करना सीखो, तो उससे आपका जो सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ता है, ठीक है। तो ये वो है कि आप पढ़ लिए और क्वेश्चन अपने डिजाइन करो, दूसरे को बोलो आंसर करे, दूसरा क्वेश्चन डिजाइन करके आपको बोले आंसर करो, तो इससे आपका जो सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगा, ठीक है ना। तो दैट विल हेल्प यू फॉर बार्क इंटरव्यू, ठीक है। परफेक्ट कैंडिडेट कैसे मिले बार्क के लिए, तो भैया देखो कॉन्सेप्ट इंप्रूव कर लो, ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट इंप्रूव कर लो और जो बिहेवियर है उसको मेंटेन करो, आपका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ाया जा सकता है। बार्क में आप सेलेक्ट हो गए नहीं हो गए ये इंश्योर आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसे पूछते हैं। थ्योरी वर्सेस डेरिवेशन वर्सेस न्यूमेरिकल इन बार्क इंटरव्यू सब कुछ पूछता है। अब एक चीज सिनेरियो समझो, जिस रूम में आप इंटरव्यू देने बैठे होगे उसमें टेबल पे पेन और पेपर रखा होगा, जिसमें मोस्टली आपको डराइव करके एक्सप्लेन करके लिख के बताना है, और कुछ दिक्कत होगा तो बोर्ड भी लगा होता है, बोर्ड पे भी भेज देते हैं, ठीक है ना। तो आपको थ्योरी डेरिवेशन न्यूमेरिकल हर चीज के साथ बिल्कुल रेडी रहना है, ठीक है ना, बिल्कुल रेडी रहना है। थ्योरी डेरिवेशन और न्यूमेरिकल के साथ कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग। वो 4-5 सब्जेक्ट हैं जो उसमें आप बिल्कुल हर चीज पढ़ के जाओ, अच्छे से पढ़ के समझ के और अपना एक थिंकिंग डेवलप करके जाओ। अब जैसे बहुत सारा ये सब र्यूमर्स है, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, अरे भाई बार्क में तो लोग बताते हैं कि रेडिएशन है ना, ठीक है, और आप मर जाओगे तो दूसरा जॉब पिक कर लो। तो इसको ये बताना कि सर ये सब र्यूमर्स हैं, और जो ऐसी फैसिलिटी है जिसमें इतने साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, सब एक इंटेलेक्चुअल लोग काम कर रहे हैं, तो इतने इंटेलेक्चुअल लोग रेडिएशन एरिया में क्यों काम करेंगे और अगर करना भी होगा तो उन्होंने सेफ्टी मेजर जरूर लिया होगा। उन्हीं पे क्वेश्चन कर दो कि भाई इतने इंटेलेक्चुअल लोग एक वर्क स्पेस में काम कर रहे हैं तो बिना सेफ्टी के थोड़ी ना काम कर रहे होंगे, अगर वो काम कर रहे हैं तो मुझे काम करने में क्या दिक्कत है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को उन्हीं पे शिफ्ट कर दो, ठीक है, कि मुझे नहीं पता रेडिएशन प्रॉब्लम है कि नहीं है, नहीं है बहुत अच्छा है, अगर है भी तो भाई इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट वहां काम कर रहे हैं, उन्होंने कुछ करेक्टिव मेजर्स लिया होगा, कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स लिया होगा ना रेडिएशन के अगेंस्ट, वो मैं भी ले लूंगा। और इतने लोग हैं उनके इंटेलेक्ट पे तो मैं शक नहीं कर सकता ना, उन्होंने कुछ ना कुछ मेजर लिया होगा, सेम मेरे लिए भी लिया जाएगा। तो मैं इन सब चीज़ों से भयभीत नहीं हूँ, ठीक है ना। सुसाइड बहुत होता है बार्क में, ठीक है। होता क्या है
सुसाइड हर जगह होता है, नॉर्मल लाइफ में भी सुसाइड होता है, बार्क में भी हो गया, लेकिन बार्क का सुसाइड को हाईलाइट ज़्यादा किया जाता है, ठीक है ना, इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं। अब जहाँ पे एक सोसाइटी है, सुसाइड एक नो ह्यूमन बिहेवियर का इशू है। अगर आपको क्वेश्चन इसमें पूछते हैं तो आपको क्या बताना है कि सर देखो सुसाइड हर जगह होता है, यहाँ भी होता होगा, और फिर इन पे छोड़ दो कि जब अगर नहीं होता है अच्छी बात है और मेरे अंदर ऐसे कोई फीलिंग नहीं आती कि मैं कभी सुसाइड करूं, और अगर होता भी है तो मुझे ये 100% एश्योरिटी है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगी इसके लिए कुछ ना कुछ करेक्टिव मेजर्स ले रही होंगी, और मैं इस चीज़ के बारे में बिल्कुल वरीड नहीं हूँ, ठीक है ना। मुझे इतना भरोसा है कि जहाँ देश के इतने 5-6 हज़ार 7 हज़ार 10 हज़ार लोग, इतने इंटेलेक्चुअल लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ का कोई ना कोई समाधान खोज रखा होगा। सो आई एम नॉट कंसर्न विद दिस थिंग्स, आपको ऐसे बोलना है, ठीक है ना। वे ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन ड्यूरिंग इंटरव्यू मैंने बता दिया। साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क होता है ये भी ध्यान से पूछना। देखो इंजीनियर एक रूटीन वर्क करता है, और साइंस में आपको क्या करना होता है, साइंटिस्ट क्या करता है, थोड़ा रिसर्च वर्क करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दोनों के रूटीन वर्क में फ़र्क होता है। तो आप बताना कि मेरे भाई थोड़ा R&D वर्क में मुझे इंटरेस्ट है, अगर R&D काम मिलेगा तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा व्हेन कंपेयर टू इंजीनियर के रूटीन जॉब से। और मोस्टली बार्क में भी इंजीनियर्स ही हैं, साइंटिस्ट नहीं है, ठीक है ना, वो नाम यूज़ कर देते हैं बस साइंटिस्ट है, ठीक है। आई होप कि मैंने काफ़ी सारे पॉइंट जो हैं वो डिस्कस कर दिए हैं इंटरव्यू को लेके, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब क्वेश्चंस चालू करेंगे। क्वेश्चन के दौरान अगर आपका कोई क्वेरी होगा, अगर आपका कोई डाउट है, कुछ भी आपको दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में वीडियो में लिख के मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स वी विल ट्राई टू आई विल ट्राई टू गिव यू सम क्वेश्चंस जो बार इंटरव्यू में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।